हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ अभिषेक अग्रवाल और स्वागत करता हूं आपका आप ही के चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर। अब जैसा कि सोर्सेस ऑफ एसिड्स देख चुके हैं, ऑर्गेनिक एसिड्स के अलग अलग सोर्सेस देख चुके हैं कि भाई साहब कहां से कैसे पाएंगे। अब उन एसिड्स को उठा ले आए तो एक काम करते हैं, अब उनकी केमिकल रिएक्शंस करके देखते हैं। मतलब अपन काय को साइंटिस्ट के भरोसे, अपन भी साइंटिस्ट है अपने आप में। तो अपन क्या सोच रहे हैं कि अपन अब ये एसिड ले आए, नींबू ले आए, संतरा ले आए, ये ले आए, फो ले आए, अब इनको केमिकली रिएक्ट कर देखते हैं। हालांकि सिर्फ ऑर्गेनिक एसिड्स की रिएक्शंस हम लोगों को नहीं देखनी, हमें तो जो साइंटिस्ट ने एसिड्स बनाए उनकी भी रिएक्शन समझनी है। तो यहां पर जो अब टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, वो करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। और केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स को समझने से पहले अलग अलग साइंटिस्ट ने जो एसिड की थ्योरी आपके सामने रखी थी, केमिकली एसिड को आपको समझाने के लिए, उस एसिड की थ्योरी को हमें समझना पहले पड़ेगा ताकि हम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड को समझ पाएं। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरी जिस साइंटिस्ट की है, उन साइंटिस्ट का नाम है अर्हेनियस। और अर्हेनियस अंकल ने हमको एसिड की एक थ्योरी बनाकर दी जिसको हम बोलते हैं अर्हेनियस कंसेप्ट ऑफ एसिड। बेस की भी दी है, लेकिन मैंने जैसा कि कहा है आपको कि बेस हम लोग बहुत बाद में पढ़ेंगे। जब पूरा एसिड हम कंप्लीट कर लेंगे तो फिर हम पूरा बेस को स्टार्ट करेंगे। तो अभी जो हम लोग पढ़ना चाहते हैं वो पढ़ना चाहते हैं अर्हेनियस कंसेप्ट ऑफ एसिड। और अर्हेनियस कंसेप्ट ऑफ एसिड क्या कहता है? अगर आपने अर्हेनियस कंसेप्ट को समझ लिया तो आने वाली जितनी भी केमिकल रिएक्शन एसिड दिखाएगा वो समझना बिल्कुल आसान हो जाएगा, बिल्कुल आसान हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि अल्टीमेटली सारी रिएक्शंस जो एसिड को लेकर होती हैं वो अर्हेनियस कंसेप्ट पर ही आधारित होती है। अब अर्हेनियस कंसेप्ट ऑफ एसिड क्या कहता है? तो पहले तो तुम ये डेफिनेशन देख लो। द सब्सटेंस विच रिलीजेस H+ आयंस इन एक्वस मीडियम आर कॉल्ड अर्हेनियस एसिड। बड़ी छोटी सी डेफिनेशन लिखी है। क्या लिखा है? ऐसा कोई सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस हो, अगर वो एक्वस मीडियम मतलब पानी के अंदर जाकर अपने अंदर से H+ आयंस रिलीज कर दे, मतलब पानी के अंदर जैसे किसी का मुंह घुसेड़ दो तो नहीं वो बुलबुले छोड़ता रहता है, वैसे ही अगर किसी सब्सटेंस को छोड़ दिया पानी के अंदर और उसने H+ आयंस के बुलबुले छोड़ दिए, मतलब वो H+ आयंस के जो रिलीज कर दिया उसने कंपाउंड ने, उस कंपाउंड को हम नाम घोषित कर देंगे कि तुम एसिड हो। क्योंकि अर्हेनियस अंकल ने हमें बोला है कोई भी चीज अगर पानी में जाएगी और H+ आयंस को रिलीज कर देगी तो वो एसिड होगी। अब देखने में तो ये डेफिनेशन दो लाइन की भी क्या 1.5 लाइन की डेफिनेशन है और लिखने में बड़ी आसान है, लेकिन समझने में बहुत डिटेल्ड में जाएगी ये डेफिनेशन, क्योंकि मैं बहुत डिटेल में इस डेफिनेशन को आपको समझाने वाला हूं। अर्हेनियस एसिड क्या कहते हैं समझना, वो सब्सटेंस जो अपने अंदर से H+ आयंस रिलीज कर दे। अब पहले तो तुम समझो H+ आयंस का मतलब क्या होता है। H+ आयंस का मतलब क्या होता है? बेसिकली H+ आयंस को हम हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं। क्यों बोलते हैं उसकी वजह अलग है, लेकिन अभी आप समझो मेरी बात को। हमें कैसे पता चलेगा कौन सा कंपाउंड H+ आयंस रिलीज करेगा? या तो पानी में उसको डालकर देखें, और अगर पानी में चलो डाल भी दिया तो हमें कैसे पता चलेगा कि जो आयंस रिलीज हुए वो H+ के रिलीज हुए? तो अब इस कंसेप्ट को समझो। पहले ये समझो H+ जो आयन बना होगा वो डेफिनेटली हाइड्रोजन से बना होगा, मतलब कहीं ना कहीं हाइड्रोजन का एटम तो होगा ही होगा, जिसको हम H एटम से डिनोट करते हैं, ठीक है। और ये जो बच्चों हाइड्रोजन का एटम मेरे पास बना हुआ है, ये जो हाइड्रोजन का एटम मेरे पास है H एटम, ये दुनिया का निहायती शरीफ, मासूम, भोला, इनोसेंट और सबसे सीधा साधा एटम है पूरी केमिस्ट्री का। मतलब अब तुम याद रखना, जब तक मुझसे केमिस्ट्री पढ़ते रहोगे तब तक मेरी नजर में हाइड्रोजन सबसे शरीफ एटम है। मतलब सारे एटम्स को अगर मैं एक इंसानों की प्रवृत्ति का मानूं तो उसमें सबसे शरीफ, सबसे सीधा, सबसे भोला बेचारा मेरा छोटा बच्चा कौन है? हाइड्रोजन है। ये सबसे मासूम है। अब क्यों सर, क्यों इतना आप हाइड्रोजन से लगाव रखते हो? क्यों इसको बेचारे को इतना मासूम बता रहे हो? तो इसको इतना बेचारा और इतना मासूम बताने का रीजन ये, क्योंकि इसके साथ भगवान ने ही बड़ा अन्याय किया। भगवान ने क्या अन्याय किया है? भगवान ने इस बेचारे को एक प्रोटॉन दिया है और एक ही इलेक्ट्रॉन दिया है। और जब इसको एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन मिले हैं हाइड्रोजन को, तो संख्या बड़ी छोटी है, एक और एक। जबकि आप किसी और एटम की बात करो तो सबके पास प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या एक से ज्यादा है। आप किसी की भी बात कर लो, सोडियम की बात कर लो, 11 प्रोटॉन रख के बैठे भाई साहब।
क्लोरीन आंटी की बात कर लो, क्लोरीन आंटी 17 प्रोटॉन लेकर बैठी हुई है, लेकिन हाइड्रोजन गरीब को, बेचारे को, कितना गरीब है बेचारा, एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन लिखा भरा हुआ है। और अगर मैं इसका स्ट्रक्चर को बताऊं तो भाई साहब एक प्रोटॉन ये न्यूक्लियस में होगा और इलेक्ट्रॉन एक के आसपास चक्कर काट रहा होगा। ये इलेक्ट्रॉन होगा जिसमें यहां एक शेल होगी जिसमें एक इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहा होगा, और एक प्रोटॉन जो होगा वो बिल्कुल बीच में होगा। अब ये बेचारे का स्ट्रक्चर है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन के सहारे वो जी रहा है अपनी जिंदगी। और उसमें भी कुछ एटम्स ऐसे आते हैं जो हाइड्रोजन को एक चपाट मारते हैं और हाइड्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन लेकर निकल जाते हैं। मतलब हाइड्रोजन गरीब को, बेचारे को जितना एक इलेक्ट्रॉन खुद का मिला, हाइड्रोजन वो इलेक्ट्रॉन बचा भी नहीं पाता। बचाने का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में अट्रैक्शन होता है, लेकिन यहां पर क्योंकि अट्रैक्शन सिर्फ एक प्रोटॉन की वजह से आ रहा है, और एक प्रोटॉन कब तक देखेगा एक इलेक्ट्रॉन को, तो कोई तेज तर्राट एटम आएगा, दूसरा कोई दूसरा एटम कोई भी हो सकता है, और भाई साहब हाइड्रोजन में एक चपाट लगाएगा और एक चपाट लगाकर इलेक्ट्रॉन लेकर निकल जाएगा। तो निकल जाएगा ये इलेक्ट्रॉन लेकर। अब हाइड्रोजन के पास से जब एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो ये इलेक्ट्रॉन तो गायब हो गया, ये अब नहीं रहा, तो ये तो गायब हो गया। तो अब हाइड्रोजन पर क्या बचा, एक प्रोटॉन बचा, और हाइड्रोजन पर एक प्रोटॉन बचा। तो हाइड्रोजन अंकल जो पहले न्यूट्रल थे बेचारे गरीब आदमी, ये न्यूट्रल था बेचारा, अब ये बन गया है H पॉजिटिव। और भाई साहब H पॉजिटिव पर तो मेरे को और दया आती है, मतलब H पॉजिटिव तो भाई साहब और ज्यादा गरीब आदमी हो गया। क्यों? क्योंकि पहले H ऑलरेडी गरीब था और अब ये क्या बन गया, अपने आप को H पॉजिटिव बना बैठा है। तो अब ये बन गया है H पॉजिटिव, और ये H पॉजिटिव तो और ज्यादा गरीब है। मतलब इसमें तो क्लियर समझ में आ रहा है कि इसके पास सिर्फ एक प्रोटॉन है। अब मन में ये सवाल आ रहा होगा, सर एक इलेक्ट्रॉन को ही लेकर चला गया, क्योंकि यह एटम, ये जो हाइड्रोजन एटम थे बहुत शरीफ था, तो ये बचा नहीं पाया अपने एक इलेक्ट्रॉन को, तो सर ऐसा तो प्रोटॉन भी ले जा सकता है कोई भी? कभी नहीं ले जा सकता। कोई भी क्या, कोई भी के पप्पा भी नहीं ले जा सकते। क्यों नहीं ले जा सकते? क्योंकि कोई भी एटम में इतनी शक्ति नहीं है कि किसी एटम के न्यूक्लियस में अंदर आ जाए और न्यूक्लियस के अंदर से ये प्रोटॉन ले जाए। ऐसा किसी में नहीं हो सकता, क्योंकि न्यूक्लियस की दीवारें अंबुजा सीमेंट की दीवारें भाई साहब। अंबुजा सीमेंट मतलब इतनी कठोर, इतनी हार्ड, इतनी टफ दीवारें हैं कि कोई एटम साधारण रूप से उस न्यूक्लियस को तोड़कर अंदर से प्रोटॉन को पकड़कर बाहर नहीं भाग सकता। इसलिए प्रोटॉन की संख्या में कभी चेंज नहीं आएगा। और मैंने आपको बताया था केमिकल रिएक्शन में बच्चों प्रोटॉन की संख्या में चेंज कभी आता भी नहीं है। लेकिन बाहर कौन घूम रहे हैं? इलेक्ट्रॉन। ये आवारा है, इलेक्ट्रॉन आवारा है, तो ये बाहर ही बाहर घूम रहे हैं। तो बाहर के बाहर कोई एटम आएगा, हाइड्रोजन में एक चपाट लगाएगा और इलेक्ट्रॉन लेकर भाग जाएगा, और जब इलेक्ट्रॉन लेकर भाग जाएगा तो हाइड्रोजन पर एक पॉजिटिव चार्ज बचेगा। अब आप ये सोचोगे सर एक इलेक्ट्रॉन गया तो हाइड्रोजन का तो अस्तित्व खत्म, हाइड्रोजन ही खत्म? नहीं, एक प्रोटॉन अभी भी है। मतलब भाई साहब दो किडनी थी, एक किडनी कोई ले गया तो एक किडनी तो बची, मतलब जीवित तो है ना, अभी कुछ टाइम तो चल जाएगा ना माल। मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये अभी जीवित तो है, लेकिन किसके सहारे? सिर्फ एक प्रोटॉन के सहारे, और इसी वजह से इस पर आ गया एक पॉजिटिव चार्ज। क्लियर हो गई मेरी बात? और ये आपका हाइड्रोनियम आयन कहलाएगा, ये आपका एक हाइड्रोनियम आयन बन जाएगा। आयन इसलिए क्योंकि इस पर एक चार्ज आ गया, वो भी पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो ईएम आ गया। ये बात भी मैं क्लियर कर देता हूं ईएम और आइड की। अगर कभी आप पॉजिटिव चार्ज देखो तो उसके अंतिम में वर्ड आता है ईएम, जैसे सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, एल्यूमिनियम आयन। ईएम कब आया? जब आपका पॉजिटिव चार्ज आया। और अगर नेगेटिव चार्ज आता है तो उन पर जनरली आता है आइड, मतलब उनके नाम में एंड में आएगा आइड। यह बड़ी इंपॉर्टेंट बात होती है। जैसे क्लोराइड आयन क्योंकि नेगेटिव चार्ज आता है, ऑक्साइड आयन क्योंकि फिर उस पर भी नेगेटिव चार्ज आता है, तो ये आइड आयन आता है। लेकिन ये बन गया ईएम आयन और ये बन गया हाइड्रोनियम आयन। तो मतलब देख रहे हो हाइड्रोजन के साथ कितना बुरा हुआ बेचारा। जालिम दुनिया कितना बुरा कर रही है इसके साथ। जालिम दुनिया में हाइड्रोजन वैसे ही पहले से गरीबी में आया था, एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन लेकर, और उसका भी कोई एक इलेक्ट्रॉन उचका के ले गया, उस पर चपाट अलग मार गया, ये बात अलग है, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन भी लेकर चला गया। तो भाई साहब समझ लो इसकी शराफत का रोल। और ये कुछ नहीं कर पाया, देखता रह गया, कुछ नहीं कर पाया। ये होता है हाइड्रोजन।
का खेल, और ये हाइड्रोजन आयन है। अब सवाल ये है कि ऐसी चोरी क्या ये सब एटम करेंगे? कायदे में ये चोरी हुई, एक इलेक्ट्रॉन लेगा, मतलब दिन दहाड़े लूटपाट हुई है। तो क्या ये सारे एटम करेंगे या कोई स्पेसिफिक एटम ही होंगे जो करेंगे? जो एटम चोर प्रवृत्ति के होते हैं, जो एटम्स लुटेरों वाली प्रवृत्ति के होते हैं, वो आते हैं हाइड्रोजन से और चोरी करके एक इलेक्ट्रॉन ले जाते हैं, क्योंकि उनको इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी। सर ऐसे कौन से एटम है? जितने भी चोर वाले एटम्स है वो मैं यहां बता देता हूं। चोर वाले एटम्स जो होंगे वो मैं यहां पर बता देता हूं। फ्लोरीन, फ्लोरीन जिसका सिंबल एफ होता है, ऑक्सीजन जिसका सिंबल ओ होता है, और नाइट्रोजन जिसका सिंबल एन होता है। ये दुनिया के 3 सबसे शातिर चोर हैं, सबसे शातिर चोर हैं। मतलब ये चोरी करने में किसी को नहीं बख्शते। तो हाइड्रोजन तो इनके सामने बच्चा है, मतलब हाइड्रोजन को तो बाएं हाथ से खेल लेंगे, बेटा इधर आओ इधर आओ, इलेक्ट्रॉन दे रहे हो कि चपाट खाओगे? हाइड्रोजन बोलता है नहीं, इलेक्ट्रॉन ले लो, ले जाओ, भागो। मतलब तुम समझ रहे हो, इतना इनका खौफ है। ये खतरनाक लुटेरे हैं, डाकू टाइप के लोग हैं ये तीनों। और इसी ऑर्डर में याद रखना, ये सबसे बड़ा डाकू है फ्लोरीन, सबसे बड़ा चोर है, उससे कम ऑक्सीजन और उससे भी कम नाइट्रोजन। लेकिन फिर भी तीनों अपने आप में, मतलब नाइट्रोजन को तुम कम मत समझना, मैं रिलेटिवली बता रहा हूं। रिलेटिवली मतलब फ्लोरीन और ऑक्सीजन से कम है, लेकिन अपने आप में नाइट्रोजन भी बहुत अच्छी चोरी कर लेता है। समझ में आ रहा है? मतलब अगर ये धूम सीरीज आई थी ना अपनी बॉलीवुड की, तो उससे कंपेयर करें तो ये जॉन इब्राहिम फर्स्ट वाला, ये ऑक्सीजन अपना ऋतिक रोशन सेकंड वाला, और ये भाई साहब अपना आमिर खान धूम 3 वाला। अभी धूम 4 आ जाएगी तो फिर मैं एक और बता दूंगा, लेकिन आन तो दो पहले। संपट पड़ी है तो ये अपने आमिर खान, ये सबसे शातिर चोर है। क्लियर हो रही है सारी चीजें? ये चीजें बहुत, और ये ऐसा नहीं सिर्फ इस चैप्टर के लिए बता रहा हूं, 11th और 12th की केमिस्ट्री भी अगर केमिस्ट्री सब्जेक्ट लोगे अगले साल तो आपको ये चीजें काम आएंगी, जो चीजें मैं बता रहा हूं। क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये आज चोरी कर रहे हैं 11th में अगले साल सुधर जाएंगे। ये ढीठ है, ये ढीठ है और ढीठी रहेंगे, ये कभी नहीं सुधरने वाले। ये चोरी करते ही हैं, करते ही रहेंगे। ये भाई साहब लुटता है तो ये लुटता ही रहेगा, मतलब अपना एक इलेक्ट्रॉन देता ही रहेगा। ये क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर हो रहा है? अब क्या सर ये 3 चोर होते हैं? नहीं, इन 3 के अलावा 3 और होते हैं, लेकिन इनसे कम होते हैं। सर वो कौन से होते हैं? क्लोरीन, लिख देता हूं यहां पर, इन 3 से थोड़े से कम होते हैं, लेकिन यहां पर लिख देता हूं क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। क्लोरीन का सिंबल Cl, ब्रोमीन का सिंबल Br और आयोडीन का सिंबल I। ये 3 भी चोर हैं, लेकिन हां इन तीनों से कम है। मतलब इस ऑर्डर में क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, फिर याद, मतलब ये 3 शातिर चोर और ये तीन चोर क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये इन ऊपर वाले 3 चोरों के अंदर ट्रेनिंग ले रहे हैं। मतलब ये अभी सीख रहे हैं चोरी करना, लेकिन ये अंडर ट्रेनिंग चोर है, मतलब ये भी अच्छे चोर माने जा सकते हैं। ये इनके अंडर में ट्रेनिंग ले रहे हैं, मतलब इनसे कभी गलती हो जाती है चोरी करने में। क्या गलती होती है ये आगे की क्लासेस में हम देखेंगे, लेकिन इनसे कभी गलती नहीं होती। ये तो बहुत शातिर, बहुत महारती हैं अपने उस कामों में, उस्ताद हैं ये लोग सब अपने काम में। और ये इन तीनों के अंदर ट्रेनिंग ले रहे हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन अंडर ट्रेनिंग चोर से। लेकिन अंडर ट्रेनिंग चोर हो या ट्रेनिंग चोर हो, हाइड्रोजन से तो सब लपेटे में ले लेंगे इलेक्ट्रॉन। मतलब हाइड्रोजन को कोई नहीं छोड़ने वाला। मतलब ये 3 चोर भी बोलेंगे अरे हाइड्रोजन इधर आ यार, हम पर तो हमारी ट्रेनिंग को तेरे पे ही चलती है, तेरे से तो हम वैसी चोरी कर लेंगे। तो ये तीनों भी हाइड्रोजन को कभी नहीं छोड़ेंगे। और अब जब हाइड्रोजन को नहीं छोड़ेंगे तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन लेकर चले जाएंगे, और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन लेकर चले जाएंगे तो हाइड्रोजन को बना जाएंगे क्या? H पॉजिटिव। तो इसका मतलब यह रहा कि कभी ऐसा कंपाउंड देखो जिसमें यह शरीफ आदमी रहे और ये पूरे चोर रहे, ये शरीफ आदमी रहे और ये पूरे चोर रहे, तो ये तय हो जाएगा कि ये शरीफ आदमी और ये पूरे चोर एक साथ रहेंगे, तो 100% वहां पर हाइड्रोजन की चोरी होगी।
हाइड्रोजन के मतलब हाइड्रोजन के पास से चोरी होगी किसकी, इलेक्ट्रॉन की, और हाइड्रोजन को लात मार देंगे, H पॉजिटिव बनाकर उसको निकाल देंगे। तो जितने भी कंपाउंड्स होंगे, अब आप कौन कौन से कंपाउंड देख सकते हो, आप हाइड्रोजन और फ्लोरीन का एक कंपाउंड देख सकते हो जो कि HF हो सकता है। आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बहुत सारे कंपाउंड देख सकते हो जैसे कि H2SO4 हो सकता है। अब इसमें सल्फर भी है, लेकिन सल्फर चोर नहीं है, लेकिन ऑक्सीजन के साथ लगा है तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन को नहीं छोड़ने वाला। वैसे ही आप हाइड्रोजन को नाइट्रोजन के साथ देख सकते हो, HNO3 नाइट्रिक एसिड, इसमें हाइड्रोजन की चोरी हो जाएगी। ऐसे ही आप हाइड्रोजन को क्लोरीन के साथ देख सकते हो, HCl, हाइड्रोजन को ब्रोमीन के साथ देख सकते हो, HBr, हाइड्रोजन को आयोडीन के साथ देख सकते हो, HI। तो आप देख रहे हो कि सब में हाइड्रोजन बेचारा शरीफ आदमी फंस गया है, रजिया गुंडों में फंस गई है। हाइड्रोजन जो शरीफ आदमी है वो फंस गया इन चोरों के साथ में। हर कंपाउंड में कहीं ना कहीं कोई ना कोई चोर है। तो ये सारे कंपाउंड में हाइड्रोजन का लुटना, हाइड्रोजन का बर्बाद होना बिल्कुल तय है। और जब सारे कंपाउंड में हाइड्रोजन का लुटना और बर्बाद होना तय है तो यह बात कंफर्म है कि इन सब में से H+ निकल सकता है। लेकिन अब एक मन में और सवाल आता है, क्या सर ये लोग कहीं भी मौका देखकर चोरी कर लेंगे? नहीं, इनका चोरी करने का भी एक उसूल है। मतलब ये जो चोर हैं इनका चोरी करने का एक उसूल है। ये कहते हैं भाई साहब पानी में जाने का वेट करना, और जैसे ये पानी में डुबकी लगाएंगे कंपाउंड, वैसी चोरी होगी और वैसी H+ आयन बन जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन की चोरी होगी और H+ आयन निकल जाएगा वहां से। तो भाई साहब इनका उसूल है कि हम चोरी करते हैं लेकिन पानी के अंदर, और इसलिए यहां पर वर्ड क्या इस्तेमाल किया है, एक्वस मीडियम, क्योंकि ये पानी के अंदर चोरी होगी। और ये चोरी जो पानी के अंदर होगी, इसी दौरान H+ आयन निकलेगा जो कि एक्वस मीडियम में निकलेगा। और जिस कंपाउंड से H+ आयन निकल जाएगा एक्वस मीडियम में, उसको हम अर्हेनियस के हिसाब से एसिड बोल देंगे, और हम अपने हिसाब से भी उसे एसिड ही मानेंगे। तो वो एसिड होगा। और इन सब में जैसे इनको पानी में डालोगे, ये सब अपने अंदर से H+ निकाल देंगे, सब निकाल देंगे H+। तो ये भी H+ निकाल देगा, ये भी H+ निकाल देगा, ये भी H+, ये भी H+, ये भी H+, सब H+ निकाल देंगे। इसलिए ये सारे क्या कहे जाएंगे, एसिडिक इन नेचर। सो ऑल ऑफ देम आर एसिडिक इन नेचर। सो ये सब एसिडिक इन नेचर माने जाएंगे, मतलब ये सब अच्छे एसिड माने जाएंगे। ये सभी एसिडिक इन नेचर हो गए। क्लियर हो गई मेरी बात? तो ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, और ये आइडेंटिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है एसिड को। क्लियर हो गया? अब आप इसमें यह भी सोच सकते थे कि वाटर, कई लोगों के मन में सवाल आएगा सर वाटर का क्या होगा, क्योंकि वाटर में भी तो H और O है। बच्चों वाटर में भी H+ निकलेगा, मैं मना नहीं कर रहा हूं। वाटर में भी ऑक्सीजन मौजूद है हाइड्रोजन के साथ, वहां पर भी चोरी होगी, लेकिन वहां चोरी होने के साथ एक और किस्म का आयन निकलता है जो उसको एसिड बनने से रोक देता है। यह बात हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे जब हम बेस के बारे में बात कर चुके होंगे या स्ट्रेंथ की बात करेंगे। तो वाटर को हम एसिडिक नहीं मानते, लेकिन यस अगर कोई पूछे कि वाटर से भी H+ निकलता है तो बिल्कुल हां, H+ वाटर से भी निकलता है, और इन सब कंपाउंड से तो निकलेगा ही, और पानी के अंदर निकलेगा। तो ये सब अपने आप में क्या कहे जाएंगे, एसिड कहे जाएंगे। तो ये सारे एसिड हो गए, और अर्हेनियस की इसी डेफिनेशन को ये सार्थक करते हैं। मतलब अर्हेनियस की डेफिनेशन को ये सारे कंपाउंड सपोर्ट करते हैं, क्योंकि सब अपने अंदर से एक्वस मीडियम में H+ निकाल सकते हैं, और चोरी पानी के अंदर होगी इसलिए एक्वस मीडियम है। और जो कंपाउंड पानी के अंदर जाकर H+ निकालता है वो एसिड होते हैं। तो ये सब एसिड है। क्लियर हुआ एसिड की कहानी? अगर अब एसिड की कहानी क्लियर हो गई है तो एसिड की बेसिसिटी को समझने की कोशिश करते हैं। मतलब अब समझते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय द बेसिसिटी ऑफ एन एसिड। अगर कोई एसिड अपने अंदर से H+ निकालता है, ठीक है, तो वो एसिड जो कि बेस के अपोजिट नेचर के होते हैं, वो बेस को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। अब कितने बेस को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं? जितने एसिड H+ निकाल सकते हैं। हमने कहा सर एसिड H+ कैसे, ये कैसे पता करेंगे कितने निकाल सकते हैं? आपको वो H पता करना होगा जो उस कंपाउंड में चोर के साथ लगा हुआ है, और उस कंपाउंड में जितने भी हाइड्रोजन चोर के साथ लगे होंगे वो सब H+ के रूप में चले जाएंगे, किसी बेस के पास पहुंच जाएंगे और बेस के को न्यूट्रलाइज करना शुरू कर देंगे। वो कहलाएगी उस एसिड की बेसिसिटी। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, एग्जांपल से आप समझ जाओगे। एग्जांपल देखते हैं
सबसे पहले मैं एक एसिड ले लेता हूं, जैसे कि HCl ले लिया, दिख रहा है HCl, चलो ठीक है, ये मैंने ले लिया अभी क्या, HCl, तो दिस इज HCl। पहले डिसाइड कर लो ये एसिड है कि नहीं है। कैसे डिसाइड करोगे, सिंपल दो चीज देखना, शरीफ आदमी और चोर। शरीफ आदमी के साथ चोर लगाए कि नहीं लगाए, बस इतना देख लो। शरीफ आदमी दिख रहा है सर हाइड्रोजन, एक ही शरीफ है, अभी फिलहाल एक ही शरीफ है, और शरीफों की तादाद बढ़ेगी तो मैं बढ़ाता जाऊंगा उनको, लेकिन अभी तक हाइड्रोजन ही शरीफों के क्लब में शामिल है। और चोर दिख रहे हैं क्या, चोर याद है, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सबसे 3 शातिर चोर इसी ऑर्डर में, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन तीनों चोरों के बच्चे मतलब अंडर ट्रेनिंग चोर, सीख रहे हैं अभी ट्रेनिंग करना, चोरी करना। क्लियर हो गया, तो ये HCl चोर है, ये कंफर्म हो गया। अब भाई साहब जैसे ही HCl पानी में गोता मारेगा मतलब एक्वस मीडियम में निकल जाएगा, तो एक्वस मीडियम में गोता मारते ही इसके पास आ जाएगा एक H+ और इसके पास आ जाएगा एक Cl-। हालांकि ये पानी में ही रहेंगे, तो इसमें हम जरूर ये लिखते हैं H+ जब लिखते हैं कि ये H+ भी आपका एक्वस मीडियम में रहेगा और Cl- भी आपका एक्वस मीडियम में रहेगा। लेकिन आप ये देखोगे कि H+ और Cl- दोनों बन गए, क्योंकि पानी में गोता मारते ही क्लोरीन अपना काम शुरू कर देगा। काम का मतलब चोरी करना, किसकी, इलेक्ट्रॉन की, किसके पास से, हाइड्रोजन के पास से। तो हाइड्रोजन के पास से इलेक्ट्रॉन की चोरी करना शुरू कर देगा, और फिर हाइड्रोजन पे सिर्फ एक प्रोटॉन रह जाएगा, जिसकी वजह से उस पर प्लस चार्ज आएगा। अब सवाल मेरा आपसे यह है कि कितने H+ रिलीज कर रहा है, सिर्फ एक। कितने H+, अगर मैं यहां लिखूं कितने H+ रिलीज कर रहा है, ओनली 1 H+ रिलीज कर रहा है। अब एक्चुअली एक आयन नहीं होता ऐसा, ये एक मोल आयन होता है। एक मोल मतलब बहुत सारे आयन्स होते हैं, लेकिन हर एक HCl के मॉलिक्यूल से, अगर हर एक HCl को एक मॉलिक्यूल मान ले तो एक मॉलिक्यूल से एक आयन निकल रहा है। अगर 10 मॉलिक्यूल होंगे तो 10 H+ के आयन्स निकलेंगे, ठीक है। वैसे हम लोग एक मोल आयन्स ले लेते तो फिर जो एक मोल मॉलिक्यूल्स ले लेते तो जो आयन्स निकलते वो एक मोल निकलते। अब आप मोल में उलझो मत, मुझे पता है मोल आपने 9th क्लास में पढ़ा है, लेकिन अभी मत उलझो। आप तो सोचो कि आपने एक मॉलिक्यूल HCl लिया था और उस एक मॉलिक्यूल में एक H+ आयन रिलीज हो गया, ठीक है। अब ये एक H+ कितने बेस को न्यूट्रलाइज कर सकता है, बेस मतलब आगे मैं बताऊंगा OH- आयन रिलीज करने वाले, जो एसिड से अपोजिट होते हैं। और एसिड और बेस का दोनों का नेचर अपोजिट होता है, जब दोनों मिल जाते हैं तो न्यूट्रल हो जाते हैं। तो कितने बेस को कर सकता है, एक बेस को कर सकता है। इसलिए HCl क्योंकि एक बेस को कर सकता है, तो मेरे लिए यह कहलाएगा मोनोबेसिक एसिड। कौन सा एसिड, मेरे लिए यह कहलाएगा मोनोबेसिक एसिड। दिस विल बी रिगार्डेड एज मोनोबेसिक एसिड, क्योंकि इसमें से सिर्फ एक H+ रिलीज हो रहा है, इसलिए यह एक मोनोबेसिक एसिड हो गया, ठीक है। आगे एक और एग्जांपल देता हूं मजेदार ढंग से। H2SO4 की बात करते हैं, H2SO4 की, यह भी एक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड। जब यह पानी में गोता मारेगा, मतलब यह जब एक्वस मीडियम में चला जाएगा, तो भाई साहब इसके अंदर जो ऑक्सीजन है वो अपना काम शुरू कर देगा। और जो ऑक्सीजन है वो 2 ऑक्सीजन है, मतलब है तो 4, लेकिन उसमें से 2 ऐसे ऑक्सीजन है जो चोर के साथ डायरेक्ट बॉन्ड बना रहे हैं, डायरेक्ट लगे हुए हैं। मतलब जो शरीफ आदमी हाइड्रोजन के साथ डायरेक्ट बॉन्ड बना रहे हैं। कौन, ऑक्सीजन एटम्स। तो ऑक्सीजन एटम्स हाइड्रोजन से डायरेक्ट बॉन्ड बना रहे हैं, और 2 हाइड्रोजन से बॉन्ड बना रहे हैं, तो पानी में जाकर दोनों हाइड्रोजन लुट जाएंगे मतलब इलेक्ट्रॉन की चोरी उनसे हो जाएगी। और फिर SO4 पर चार्ज आ जाएगा, कौन सा, -2। तो SO4 पर चार्ज आ जाएगा -2, जिसमें एक ऑक्सीजन जो एक शरीफ आदमी से लगा है, वो एक बार चोरी करेगा तो उस पर एक माइनस आएगा, और एक और ऑक्सीजन उसी में ही होगा जो फिर एक और शरीफ आदमी दूसरे H से लगा होगा, जो उसकी भी चोरी कर लेगा, और वहां पर भी माइनस आ जाएगा। तो 2 ऑक्सीजन पे 2 -1 आएंगे, जिस पे पूरे सल्फेट पे -2 आएगा। मुद्दा ये नहीं कि सल्फेट पे चार्ज क्या आया, मुद्दा ये कि कितने H+ निकले, 2 H+ निकले। मतलब ये एक मॉलिक्यूल लेते तो इस एक मॉलिक्यूल को पानी में डुबकी लगाते, पानी में जैसे ये डुबकी लगाता ये 2 H+ आयन रिलीज करके दे देता। और क्योंकि अब ये कितने आयन रिलीज कर रहा है, 2 OH+ आयन रिलीज कर रहा है, तो इट इज रिलीजिंग 2 H+ आयन्स, और 2 H+ आयन रिलीज करने की वजह से ये मेरे लिए हो जाएगा डाइबेसिक एसिड। कौन सा,
डाई बेसिक एसिड, क्योंकि अब ये दो बेस को न्यूट्रलाइज कर सकता है। दो बेस मतलब दो अलग अलग बेस नहीं, एक ऐसा बेस जिसमें दो OH आयंस निकल सकते हैं, उनको न्यूट्रलाइज कर सकता है। अब OH माइनस कैसे निकलेंगे, कहां निकलेंगे, वो हम बेस में समझेंगे, लेकिन ये डाइबेसिक एसिड माना जाएगा और ये मोनोबेसिक एसिड माना जाएगा। ऐसी तीन के लिए भी हो सकता है, जैसे H3PO4 की बात बताता हूं। H3PO4, इसमें आपके पास है तो 4 चोर, लेकिन उनमें से 3 चोर शरीफ आदमी से लगे। शरीफ आदमी कौन, हाइड्रोजन, तो 4 में से 3 चोर शरीफ आदमी से लगे, फॉस्फोरिक एसिड इसका नाम होता है। तो सर चौथा चोर एक्चुअली फॉस्फोरस से लगा है सिर्फ, और फॉस्फोरस इतना शरीफ नहीं है तो उससे चौथा चोर चोरी नहीं कर सकता, लेकिन 3 चोर जो हाइड्रोजन जैसे शरीफ आदमी से लगे वो तो चोरी कर सकते हैं। तो भाई साहब ये जैसे ही किस मीडियम में जाएंगे, एक्वस मीडियम में जाएंगे, तो जैसे ही एक्वस मीडियम में जाएंगे ये निकाल लेंगे 3H+ आयंस, और फिर फॉस्फेट पर चार्ज आ जाएगा PO4 पर -3 का। मुद्दा ये नहीं है कि फॉस्फेट पे क्या चार्ज आ रहा है, मुद्दा ये है कि ये कितने H+ आयन निकाल रहा है, ये निकाल रहा है 3H+ आयंस। और जब कोई 3H+ आयन निकाल सकता है तो कितने बेस को न्यूट्रलाइज कर सकता है, 3 बेसिस को, 3 OH- आयंस को न्यूट्रलाइज कर सकता है। और इसी वजह से इसको हम नाम दे सकते हैं, इसी वजह से इसको हम नाम देते हैं ट्राइबेसिक एसिड। तो ये ट्राइबेसिक एसिड हो गया, ये इंपॉर्टेंट चीज है। जनरली हम एक से ज्यादा ही हो जाते तो हम पॉलीबेसिक उसको कैटेगरी में डाल देते हैं, लेकिन अगर हमें पता है कितने H+ रिलीज कर रहे हैं तो उस हिसाब से हम मोनोबेसिक, डाइबेसिक, ट्राइबेसिक और आगे चलते जाते हैं, और इस तरीके से एसिड को उनकी बेसिसिटी के आधार पर क्लासिफाई करते जाते हैं। क्लियर हुआ स्टूडेंट? तो ये था अरहेनियस कंसेप्ट एसिड का, और ये थी बेसिसिटी ऑफ एसिड की। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इनसे जुड़ी हुई केमिकल प्रॉपर्टीज, और इनसे जुड़ी हुई सारी केमिकल प्रॉपर्टीज को देखेंगे अरहेनियस कंसेप्ट के आधार पे ही जो चलेंगी। और अरहेनियस का सिंपल कंसेप्ट है, कोई भी कंपाउंड पानी में डालोगे, अगर अपने अंदर से H+ आयंस रिलीज कर पाए, और उस किस कंडीशन पे रिलीज करेगा वो सारी कंडीशन मैंने वीडियो में डिस्कस कर ली है। तो जिस समय भी वो H+ आयन रिलीज करेगा उस कंपाउंड को हम घोषित कर देंगे कि वो एक एसिड है। और अब उसी एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज आने वाले वीडियो में देखेंगे। जैसा कि आपको पता है, मैग्नेट ब्रेन्स पर क्लास 4 से लेकर क्लास 12 तक के हर सब्जेक्ट के एक्सक्लूसिव वीडियोस, हर चैप्टर और हर टॉपिक के आपके लिए बनाए गए हैं, आपकी पढ़ाई को बेहतर करने के लिए। इनको एक्सेस करने के लिए आप magnetbrains.com पर लॉगिन कर सकते हैं, जहां पर वीडियोस के साथ साथ आपको इनके नोट्स भी मिल जाएंगे जो आप डाउनलोड कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, स्टे कनेक्टेड, स्टे एजुकेटेड, टेक केयर।